वेलकम एवरीवन, दिस इज तरुण अलावत और आज हम फिर से पढ़ने जा रहे हैं केमिस्ट्री का एक नया लेक्चर। क्लास 11 केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं हम, जिसमें चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर। बोर्स मॉडल हम पढ़ चुके हैं। आज हम थोड़ी सी बात करेंगे कैलकुलेशंस ऑफ बोर मॉडल एंड हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। राइट, तो हमने बोर के पोस्टुलेट 4 पोस्टुलेट पढ़ चुके हैं जो बोर ने अपने मॉडल में दिए थे। उसमें जो इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट था सबसे वो था थर्ड पोस्टुलेट, जिसमें उन्होंने बताया था एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पर, यानी कि mvr is equals to nh/2 इसी फॉर्मूले का उन्होंने इस्तेमाल करके इसको आगे डिराइव किया और रेडियस, वेलोसिटी, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन के इन एन ऑर्बिट उसके उन्होंने बहुत सारे हमको फॉर्मूले दिए। रेडियस का फॉर्मूला इन nth ऑर्बिट होता है 0.53 into m²/z एंगस्ट्रॉम। ठीक है, ये उनका फॉर्मूला था जो कि उन्होंने रेडियस के लिए हमको दिया था। सिमिलरली यहाँ से ये जो n स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ ऑर्बिट, कौन से ऑर्बिट में फिलहाल इलेक्ट्रॉन है, एंड z स्टैंड्स फॉर एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर किसका? एलिमेंट का, क्योंकि बोर का जो मॉडल है या बोर की जो कैलकुलेशंस है वो 1 इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज पे काम कर सकती है, जस्ट लाइक हाइड्रोजन He+ भी 1 हाइड्रोजन स्पीशीज, सॉरी 1 इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हो जाएगा Li2+। ठीक है, तो ये सब क्या होंगे? 1 इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज होंगे और इन सब पे बोर मॉडल अप्लाई हो सकता है, उसकी कैलकुलेशन भी अप्लाई हो सकती है। इसलिए यहाँ पे Z किसका? एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट्स, और n क्या है? नंबर ऑफ ऑर्बिट है हमारे पास। राइट, ओके। इसके बाद उन्होंने और जो फॉर्मूला हमको बताया वो था एनर्जी का। एनर्जी इन nth ऑर्बिट के लिए उन्होंने फॉर्मूला हमको दिया -13.6 over n² z² electron volt. This was the formula for energy in an orbit. ठीक है, ओके। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज स्मॉल यूनिट ऑफ एनर्जी। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज 1.6 into 10⁻⁻19 जूल। ठीक, तो बोर ने ये सारी चीजें हाइड्रोजन पे स्टडी करी थी। अगर आप हाइड्रोजन की बात करें तो फॉर हाइड्रोजन Z कितना हो जाएगा? 1। और अगर आप फर्स्ट ऑर्बिट की बात करो तो n भी क्या हो जाएगा? 1। तो एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट आएगी आपकी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अगर आप सेकंड ऑर्बिट की बात करो तो सेकंड ऑर्बिट की एनर्जी आएगी -13.6 over 2 का स्क्वायर, तो कितना हो गया? -13.6 upon 4, 4 3 12 4 4 16, तो -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। राइट, और n equals to 3, यानी थर्ड ऑर्बिट की बात करें तो एनर्जी थर्ड ऑर्बिट हो जाएगी -13.6 over 3 का स्क्वायर, तो ये आएगा हमारे पास -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, सिमिलरली फॉर n is equals to 4, एनर्जी इन फोर्थ ऑर्बिट आ जाएगी -13.6 over 4 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये आएगी लगभग हमारे पास -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, एंड सिमिलरली अगर हम फिफ्थ ऑर्बिट की बात करें तो एनर्जी हमारे पास आएगी, एनर्जी फॉर फिफ्थ ऑर्बिट -13.6 5 का स्क्वायर, ये हो जाएगी -0.54 लगभग इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतनी एनर्जी हमको मिलेगी। अब क्या हुआ, ये जो एनर्जीज हैं इनके लिए हमने क्या किया? एक ग्राफ प्लॉट किया फॉर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ठीक है, अब उस पर ग्राफ प्लॉट करेंगे। ठीक, बेसिकली व्हाट इज स्पेक्ट्रम पहले समझ लेते हैं। व्हाट इज स्पेक्ट्रम? स्पेक्ट्रम इज अ लिस्ट ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ्स ऑफ लाइट, उसको हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम। ठीक, हम क्या करते हैं? लाइट, क्योंकि आप जानते हैं लाइट इज इन द फॉर्म ऑफ वेव्स एंड वेव कैन बी ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ एंड डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, तो उस सबकी पूरी लिस्ट होती है, उसको हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम। राइट, हम क्या पढ़ रहे हैं? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, यानी कि हाइड्रोजन से कौन कौन सी लाइट्स एमिट होती हैं उसकी हम एक लिस्ट बना रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। राइट, ओके। तो
क्या हुआ, हमने क्या बनाया, हम किसकी बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की। ठीक, हमने ग्राफ प्लॉट किया और उससे हमने क्या स्टडी करने की कोशिश करी, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ठीक, राइट। तो हमने ग्राफ बनाया जिसमें हाइट हमको क्या बताएगी, इंक्रीजिंग एनर्जी। ठीक, ये एनर्जी का सबसे लोअर लेवल और ये एनर्जी का सबसे हायर लेवल। ठीक, हम क्या मानते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर एक एटम है और एटम के अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन है, इसके पास कुछ एनर्जी होगी क्योंकि ये इसके चारों तरफ रोटेट कर रहा है, तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी भी होगी, और क्योंकि न्यूक्लियस ने इसको खींच रखा है तो उसके पास क्या है, एक पोटेंशियल एनर्जी होगी। न्यूक्लियस के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में इसके पास कुछ पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। तो सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी विल बी इट्स टोटल एनर्जी, राइट। तो इस इलेक्ट्रॉन के पास कुछ एनर्जी है। अगर ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाए फ्रॉम द न्यूक्लियस, ठीक है, तो हम क्या मानते हैं, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या हो गई, जीरो, क्योंकि अब वो न्यूक्लियस के इफेक्ट में नहीं है। और अगर वो फ्री हो गया है, ठीक है, तो हम उसकी क्या मान लेते हैं, एनर्जी को हम क्या मानते हैं, जीरो। ठीक, तो एनर्जी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन को हम क्या कंसीडर करते हैं, जीरो। ठीक, फॉर द पर्पस ऑफ स्टडी। ठीक, ओके। तो हमने मान लिया जब इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है तो उसको हम मान लेते हैं कि इनफाइनाइट ऑर्बिट में वो पहुंच गया है और इसकी एनर्जी हम क्या मानेंगे, जीरो। इलेक्ट्रॉन जब सबसे फर्स्ट ऑर्बिट में होता है हाइड्रोजन के, यानी ग्राउंड स्टेट में, उसकी एनर्जी कितनी होती है, -13.6। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, उसके बाद जब वो सेकंड ऑर्बिट में होता है उसकी कितनी एनर्जी होती है, हमने अभी निकाली, -3.4। तो यहाँ कहीं -3.4, ये किसकी एनर्जी है, सेकंड ऑर्बिट की। उसके बाद वो थर्ड ऑर्बिट में अगर जाएगा तो उसके पास कितनी एनर्जी होगी, उसके पास एनर्जी होगी -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसकी एनर्जी होगी थर्ड ऑर्बिट। उसके बाद फोर्थ ऑर्बिट की कितनी एनर्जी है, n = 4, कितनी एनर्जी है, -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और उसके बाद फिर फिफ्थ ऑर्बिट की कितनी एनर्जी है हमारे पास, फिफ्थ ऑर्बिट की एनर्जी है -0.54। और उसके बाद 6, 7, 8 इस तरीके से बहुत सारे ऑर्बिट्स पॉसिबल हैं, राइट। बोर का जो फोर्थ पोस्टुलेट था, फोर्थ पोस्टुलेट ऑफ बोर, उसमें हमने क्या पढ़ा था कि when an electron jumps from lower orbit to higher orbit, it absorbs energy, and when it jumps from higher orbit to lower orbit, it radiates energy. It radiates in the energy of wave or of photon, right? हमने डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन पढ़ा है, उसमें वेव और फोटोन को कैसे पिक्चर करना है वो हम जानते हैं कि लाइट इन द फॉर्म ऑफ वेव भी होती है, इन द फॉर्म ऑफ फोटोन भी होती है। ठीक है, तो when electron jumps from lower orbit to higher orbit, it absorbs photon, and when it jumps from higher orbit to lower orbit, it releases energy. कितनी एनर्जी रिलीज करेगा, जितना एनर्जी गैप होगा। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके यहाँ पहुँच गया तो उसकी एनर्जी कितनी थी, -13.6, और कितनी होगी है, -3.4। तो यहाँ से यहाँ जाने के लिए उसको आपको कितनी एनर्जी का फोटोन देना पड़ेगा, तो इस वाली एनर्जी में से इस वाली एनर्जी को हम माइनस कर देंगे, यानी कुल मिलाकर कितना आंसर आएगा, -10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी का फोटोन अगर इसको दे दे तो ये फर्स्ट ऑर्बिट से कहाँ पहुंच जाएगा, सेकंड ऑर्बिट में। सिमिलरली डिफरेंस बिटवीन -13.6 एंड -1.5 इज 12.1। तो अगर हम 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन इसको दे देंगे तो 1 से जंप करके कहाँ पहुंच जाएगा, थर्ड में। सिमिलरली अगर ये थर्ड से 1 में आएगा तो इतनी एनर्जी का फोटोन रेडिएट करेगा, सेकंड से 1 में आएगा तो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी का फोटोन ही क्या करेगा, रेडिएट करेगा। ठीक, तो इस तरीके से हमने क्या किया, एक्साइटेड हाइड्रोजन को लिया और उसके बाद हमने क्या देखा कि जब भी इलेक्ट्रॉन सेकंड से फर्स्ट में आएगा, थर्ड से फर्स्ट ऑर्बिट में आएगा इलेक्ट्रॉन, या फोर्थ से फर्स्ट ऑर्बिट में आएगा, या फिफ्थ से फर्स्ट में आएगा, या किसी भी हायर ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में वो वापस आएगा, तो वो क्या करेगा, एक फोटोन रिलीज करेगा जिसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि एनर्जी गैप क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा होता है फर्स्ट ऑर्बिट और सेकंड ऑर्बिट के बीच, फर्स्ट ऑर्बिट और थर्ड ऑर्बिट के बीच, फर्स्ट ऑर्बिट और फोर्थ ऑर्बिट के बीच एनर्जी गैप आ रहा है बहुत ज़्यादा है, तो कोई फोटोन निकलेगा उसकी एनर्जी क्या होगी, बहुत ज़्यादा। और आपने पढ़ा है कि एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू h न्यू
यानी कि फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा होती है एनर्जी उतनी ज़्यादा होती है। तो अगर एनर्जी ज़्यादा होगी तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, ठीक है। और अगर क्या होता है कि जब भी हाई फ्रीक्वेंसी का फोटोन रिलीज हो रहा है, इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन जो है किसी हायर ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में जंप कर रहा है, राइट। ओके, अब जितनी भी लाइट्स हाई फ्रीक्वेंसी निकलती हैं उसकी हमने एक सीरीज बना ली। उस सीरीज को हम क्या बोलते हैं, लाइमन सीरीज। इस सीरीज को बोलते हैं लाइमन सीरीज। सिमिलरली जब भी इलेक्ट्रॉन थर्ड से सेकंड में जंप करके आएगा या फोर्थ से सेकंड में जंप करेगा या फिफ्थ से सेकंड में जंप करेगा, तो अब की बार जो फोटोन्स निकलेंगे उनकी फ्रीक्वेंसी पहले के मुकाबले कम होंगी क्योंकि एनर्जी गैप कम है, ठीक। इसकी हमने एक सीरीज बनाई इस स्पेक्ट्रम की और इसको हमने बोला बाल्मर सीरीज, ठीक। सिमिलरली इलेक्ट्रॉन फोर्थ ऑर्बिट से जंप करके थर्ड में आ सकता है, फिफ्थ से थर्ड में आ सकता है, सिक्स्थ से थर्ड में आ सकता है, सेवंथ एंड सो ऑन। तो अब की बार क्या होगा, जो लाइट ये जनरेट होगी इसके अंदर से वो और कम फ्रीक्वेंसी की होगी। तो हमने इनकी भी क्या बना ली, लिस्ट बना ली और इस लिस्ट को हमने क्या बोला, पास्चन सीरीज। Similarly, when electron jumps from fifth orbit to fourth, sixth to fourth, seventh to fourth and so on, तो और कम फ्रीक्वेंसी की लाइट निकलेगी और इस सीरीज को हमने बोला मे बी ब्रैकेट। इसको हमने बोला ब्रैकेट सीरीज, ठीक। और इसके बाद इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर ऑर्बिट से जंप करके फिफ्थ ऑर्बिट में जब आता है तो और कम फ्रीक्वेंसी की लाइट निकलती है और इस सीरीज को हम क्या बोलते हैं, डिफरेंट सीरीज, ठीक है। तो इस तरीके से हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में हमारे पास 5 तरीके की सीरीज हमको देखने को मिलती है, ठीक है। ये 5 सीरीज ही हमने ये बोर्ड में स्टडी करी थी, ये बोल सकते हैं, ये कहना ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक। चलिए हम इसको पूरा करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक, अभी हम पढ़ा कि एनर्जी इन nth ऑर्बिट कितनी होती है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इनटू z/z² हमने ये पढ़ा, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, जब हम इस फॉर्मूले को यूज करके 2 ऑर्बिट्स के बीच की एनर्जी निकालेंगे तो हमारे पास एक फॉर्मूला आएगा, वन लैम्डा is equals to r 1/n initial orbit minus 1/n final orbit, राइट। तो हमने किसी एक ऑर्बिट की एनर्जी निकाली, मान लो, और क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम थर्ड ऑर्बिट टू सेकंड ऑर्बिट, तो सेकंड ऑर्बिट की एनर्जी माइनस थर्ड ऑर्बिट की एनर्जी, उतनी ही एनर्जी का क्या आएगा, एनर्जी गैप आएगा और हमको क्या मिलेगा, एक फोटोन मिलेगा। अब हमें पता है फोटोन की एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, फोटोन की एनर्जी का फॉर्मूला होता है h न्यू, और न्यू को हम लिख सकते हैं hc/λ, ठीक है। तो यहाँ इसकी जगह क्या वैल्यू पुट हो सकती है, hc/λ, तो वहाँ से 1/λ को लेके हम इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व करके चले जाएंगे, और जब सॉल्व करके चले जाएंगे तो हमारे पास एक फॉर्मूला आएगा
ये कौन सा ऑर्बिट है, ये नीचे वाला ऑर्बिट, Ni क्या है इनिशियल ऑर्बिट, और Nf क्या है आपका फाइनल ऑर्बिट। इस फॉर्मूले में Ni की वैल्यू हम हमेशा कौन सा ऑर्बिट लेंगे, लोअर ऑर्बिट, और Nf कौन सा ऑर्बिट होगा, अपर ऑर्बिट। ठीक है, तो अगर आप बात करें फॉर लाइमन सीरीज, लाइमन सीरीज में हमारे पास जो लोअर वाला ऑर्बिट होता है वो कौन सा ऑर्बिट होता है, 1। तो Ni की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो उसके लिए तो हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा 1/λ का, वो क्या आएगा, r 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/nf का स्क्वायर। सिमिलरली फॉर, ठीक है, तो हम बात करते हैं फॉर पास्टन सीरीज, सो फॉर लाइमन सीरीज, लाइमन सीरीज के लिए क्या होगा, लाइमन सीरीज के लिए हमारे पास जो नीचे वाला ऑर्बिट है, लोअर ऑर्बिट, उसकी वैल्यू क्या होगी, 1। ठीक, तो हमारे पास वेवलेंथ जो आएगी वो कितनी आ जाएगी, r × 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/nf का होल स्क्वायर। ठीक, हम हाइड्रोजन के लिए बात करें तो उसके लिए z की वैल्यू क्या होती है, 1। फॉर बाल्मर सीरीज, तो लोअर वाला ऑर्बिट है, Ni की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, 2। तो लैम्डा कितना हो जाएगा, r × 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/nf का होल स्क्वायर। सिमिलरली फॉर पास्टन सीरीज, ठीक है, Ni की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3, क्योंकि पास्टन सीरीज में इलेक्ट्रॉन कौन से, उसके लिए लोअर ऑर्बिट कौन सा होता है, 3rd, वो हायर ऑर्बिट से 3rd ऑर्बिट में जब करता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो वेवलेंथ का फॉर्मूला आ जाएगा वो आ जाएगा 1/3 का स्क्वायर माइनस 1/nf का होल स्क्वायर। सिमिलरली फॉर ब्रैकेट, ब्रैकेट के लिए हमारे पास n की वैल्यू है 4, वेवलेंथ का फॉर्मूला बनेगा r 1/4 का स्क्वायर माइनस 1/nf का होल स्क्वायर। एंड फॉर प्रीफंड n = 5, 1/λ का फॉर्मूला आ जाएगा हमारे पास r 1/5 का स्क्वायर माइनस 1/nf का होल स्क्वायर। राइट, तो ये सब फॉर्मूले हम यूज कर सकते हैं, जहाँ पे r इज अ कांस्टेंट, r को बोलते हैं हम रिडबल कांस्टेंट। ठीक है, और इसकी वैल्यू होती है 1.09 × 10⁻⁷. Let me cross check it. Value of Rydberg. Yes, 1.0967. ठीक है, तो ये कांस्टेंट होता है। ये फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया था 1/λ = r, इसको डिराइव करने की जरूरत हमें सिलेबस में है नहीं। इसका जो मेन डेरिवेशन है वो हम पढ़ते हैं फिजिक्स में क्लास 12 में। फिर यहाँ पे अभी क्लास 11 में हम इसको ज़्यादा कंसीडर नहीं कर रहे हैं, इसलिए मैंने डिराइव भी नहीं करा है, क्योंकि अभी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको पढ़ने को इसका डेरिवेशन मिलेगा, लेकिन कहाँ पढ़ेंगे, क्लास 12 फिजिक्स में। राइट, तो फिलहाल आज के लेक्चर में इतना ही।